बड़ी खबर इजराइल से, जहां पर इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से बड़ा दावा किया गया। ईरान ने इजराइल पर रॉकेट दागे हैं, 100 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया गया और इसके बाद पूरे इजराइल में रॉकेट अलार्म बज रहे हैं। इस सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सुरक्षा टीम से चर्चा की है। इजराइल में जिस तरह के हालात अब बने हैं, जैसा कि आईडीएफ की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ईरान की तरफ से इस बार उस पर मिसाइल अटैक हुआ है, उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये पोस्ट किया। बने हुए इस वक्त मिडिल ईस्ट में, खास तौर पर साउथ लेबनान में जो इस वक्त दावे चल रहे हैं, साउथ लेबनान में जो अटैक आईडीएफ की तरफ से हो रहा है और ग्राउंड अटैक भी, जैसा कि इजराइल की तरफ से दावा किया गया था कि उसके कुछ टैंक्स साउथ लेबनान की सीमा में दाखिल हुए हैं आज ही। अब इस सब के बीच हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह की मौत होना, इजराइल के हमले में, उधर गजा में भी जिस तरह से लगातार पिछले 7 अक्टूबर के बाद से जो हो रहा है, यानी करीब करीब 1 साल पूरा होने को है। इस पूरे इलाके में जिस तरह से हालात बने हुए हैं, तो चाहे वो साउथ लेबनान का इलाका हो, इजराइल हो, गजा हो, रफा हो, और अब इस सब के बीच में ईरान के इस मिसाइल अटैक के बाद ये जंग किस मुकाम पर खड़ी है, ये जंग आगे किस तरफ जाएगी, ये जरूर एक बड़ा सवाल यहां पर बना हुआ है। और ये वीडियो लगातार जो इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 पर, एक के बाद एक करीब 100 मिसाइल्स दागी गई हैं इजराइल को निशाना बनाते हुए, जिसमें तेल अवीव से लेकर बाकी वो जगहें भी शामिल हैं, जिसमें बताया जा रहा था कि या तो वो बेस कैंप है इजराइल का, जहां पर उसका इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर है, जहां पर, और ये देखें, ये एक तरफ जैसे ही मिसाइलों का ये अटैक हुआ है, मिसाइल्स का ये अटैक हुआ है, उसके बाद पूरे इजराइल में तेल अवीव और आसपास जहां जहां ये मिसाइल अटैक हुए, वहां पर पूरे इजराइल में सायरन वहां पर जोर से बजने लगा, ताकि लोग अपने आप को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए बंकरों में शिफ्ट हो जाएं, बंकरों में वहां पर चले जाएं। संजीव त्रिवेदी मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। संजीव, अब जिस तरह से खबरें हैं हिजबुल्लाह चीफ के मारे जाने के बाद, जैसा कि रिटेलिएशन को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी कि ईरान चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि पहले इस्माइल हानिये को ईरान के अंदर मार दिया जाना, हसन नसरुल्लाह को मारा जाना, तो ईरान कुछ कर सकता है। आईडीएफ दावा कर रहा है कि 100 से ज्यादा मिसाइल से हमला किया गया है इजराइल को टारगेट करते हुए। किस तरह की अपडेट आपके पास? देखिए, इस वक्त जो हमले हो रहे थे उसके बारे में यही कहा जा रहा है कि सारी जो आबादी है तेल अवीव के खास तौर पर, उसे बंकरों में जाने के लिए कह दिया गया है। और आप जानते हैं वहां पर हमेशा हर घर में बंकर्स की व्यवस्था होती है। अटैक इतना भीषण है और इतना ज्यादा है संख्या अटैक प्रोजेक्टाइल और मिसाइल्स की, कि उस कारण से कहीं ना कहीं एक अफरा तफरी का माहौल है। और पहली बार ये बताया जा रहा है कि इन अटैक्स में कुछ लोगों के मारे जाने की भी सूचना है, बहुत से लोगों के घायल होने की सूचना है। ऐसा नहीं है कि इजराइल इस तरह के हमले के लिए तैयार नहीं था, उसे पता था कि ईरान आखिरकार कहीं ना कहीं एक दबाव झेल रहा है, खासतौर पर जो शिया आबादी है मिडिल ईस्ट में उसके द्वारा, क्योंकि वो सबसे बड़ा रहनुमा है, सबसे बड़ा देश जो कि शिया हितों का संरक्षक माना जाता है। और ऐसे में जबकि हसन नसरल्लाह की मौत हो गई थी, एक एक्शन का दबाव था उसके ऊपर, और शायद उसी एक्शन के दबाव को आज झेलता हुआ ईरान ने इस तरह की कार्रवाई की है। इस बात को अच्छी तरह से जानते हुए कि ये सीधा अटैक इजराइल के ऊपर उसके लिए भी बहुत मुश्किलें खड़ी करेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि वो हर मुश्किल को सहने के लिए तैयार हो गया है।
जब हानिया की मौत हुई थी, इस्माइल हानिया की मौत हुई थी और वो मारा गया था तेहरान में, उस वक्त भी एक बहुत जबरदस्त दबाव ईरान के ऊपर आया था कि आप कुछ एक्शन करें। वो उस वक्त चुप रह गया था क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ये लग रहा था, नेगोशिएशंस चल रहे थे कि इजराइल इसके आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन हसन नसरल्लाह की मौत के बाद अब वो स्थिति बनकर उभर कर सामने आ गई है जहां पर उसे मजबूरन एक्शन लेना ही पड़ा है। देखिए, रिटेलिएशन इसका जबरदस्त होने जा रहा है और कहीं ये वॉर इससे आगे अगर बढ़ता है तो एस्केलेट होकर के वो किस दिशा में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्या वो तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी की तरफ जा रहा है? कई सवाल हैं जो कि इस तरह के अटैक के बाद सामने आके खड़े हो गए हैं। मकसूद, जिस तरह से लेबनान पर कार्रवाई इजराइल की तरफ से की गई, अमेरिका कह रहा है, बाइडेन कह रहे हैं कि आप ग्राउंड एक्शन न लें, ग्राउंड की तरफ से आप आगे ना बढ़ें, लेकिन उसके बावजूद इजराइल चाहे वो सीज फायर को लेकर लगातार अमेरिका की मध्यस्थता हो उसे खारिज करता रहा। गजा में जो हो रहा है, राफा में जो हो रहा है, उसके बाद लेबनान को जिस तरह से पॉइंट आउट यहां पर किया गया, और 2 दिन पहले हमने ये भी देखा कि कैसे वहां पर नसरल्लाह को निशाना बनाते हुए पूरी ये कार्रवाई की गई। ईरान को भी लगातार धमकी अमेरिका की तरफ से ये दी जा रही थी कि ईरान की तरफ से अगर कोई एक्शन हुआ तो फिर अमेरिका इसका जवाब देगा। अमेरिका की तरफ से जो उसके डिफेंस सेक्रेटरी हैं, उनका हाल ही में हमने बयान भी सुना था, इस बयान को आए हुए 24 घंटे भी नहीं हुए, लेकिन अगर आईडीएफ का जो दावा है कि ईरान की तरफ से इस बार मिसाइल आई है। संजीव, अप्रैल का महीना था, आपको याद होगा, करीब 300 मिसाइलों से हमला हुआ था। क्या इस बार भी बैलिस्टिक मिसाइल से यह हमला था ईरान की तरफ से? देखिए, अभी तक जिस तरह के हमले के रिपोर्ट्स हैं उसमें ये लग रहा है कि ये संभावना नहीं है कि हिजबुल्लाह या हुतीज की तरफ से इस तरह के हमले हों। हुतीज ने अभी पीछे, याद आपको होगा, एक बहुत बड़ा हमला किया था जब इजराइल के प्राइम मिनिस्टर अमेरिका से लौटते थे, बेंजामिन नेतन्याहू, और जो बेन गुरियन एयरपोर्ट है तेल अवीव का, वहां उनका हवाई जहाज उतरने वाला था और उतरते के साथ अटैक कर दिया जाना था और उन्हें वहां पर खत्म कर दिया जाना था। लेकिन उनकी जो एयर वार्निंग सिस्टम है इजरायलियों, आप जानते हैं, बड़ी ही मजबूत है और उसने मिसाइल को इंटरसेप्ट कर दिया था और इस तरह से एक संभावित खतरा जो है वो टल गया था। लेकिन एयर वार्निंग सिस्टम अगर मान लीजिए कि फेल हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जो अटैकर्स हैं वो केवल मिलिशिया नहीं है, वो केवल हिजबुल्लाह और हुतीज के तरह के नहीं है, वो हमास नहीं है, इनसे बड़ा है कोई संस्था जो कर रहा है। उसकी अपनी आर्मी इनसे बड़ी है, ज्यादा मॉडर्न है और तब जाके हो रहा है और इस कारण से ही ईरान की तरफ सबों की नजरें जा रही हैं। ये आकलन आपका बिल्कुल सही है कि अमेरिका ने कह रखा है कि अगर ईरान की तरफ से एक्शन होता है तो मिडिल ईस्ट में जो भी उसके बेड़े हैं वो तैयार हैं, सजग हैं और फिर इजराइल की तरफ से और भी ज्यादा भीषण कार्रवाई हो सकती है। लिहाजा ये बात माननी पड़ेगी कि अगर ईरान आगे बढ़कर के इन हमलों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है तो फिर इसका बड़ा ही कैटेस्ट्रॉफिक इफेक्ट होगा, क्योंकि फिर यहां से युद्ध और ज्यादा बढ़ेगा और ईरान सीधे हमले की जद में आ सकता है। ईरान जाहिर है कि पिछले कुछ सालों में लगातार हमले झेलता रहा है। आप याद करें वो दौर जब कासिम सुलेमानी के ऊपर हमला हुआ था, उस वक्त से लेकर के अभी तक, जबकि राष्ट्रपति मारे गए थे, सब लोग इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं कि ईरान कभी भी कोई कार्रवाई कर सकता है। लेकिन उसने इसलिए धैर्य का परिचय दिया क्योंकि उसके युद्ध में जाने से एक बड़ा युद्ध हो जाएगा और वो ऐसा युद्ध होगा जिसे कंट्रोल करना, संभालना बहुत मुश्किल होगा। लिहाजा वो कभी भी सामने से नहीं आता है, वो अपने प्रॉक्सी से लड़ता है, वो हिजबुल्लाह के जरिए लड़ता है, वो हमास के जरिए लड़ता है या फिर वो हुतीज जो यमनी है उनके जरिए लड़ता है। क्या वो इन सभी आवरणों को हटा करके, ये पर्दा हटाकर खुद सामने आ गया है? और अगर ऐसा है तो फिर इंतजार करिए, क्योंकि इजराइल इस तरह के हम लोगों को लेता नहीं है और अगर ऐसे हमले हुए हैं तो जबरदस्त जवाबी कार्रवाई। और मत भूलिए मकसूद की 7 अक्टूबर की तारीख बहुत नजदीक आ रही है, 1 साल पूरा होने जा रहा है जब इस तरह के हमले हुए थे इजराइल में। और आपको याद होगा हमास ने कितने लोगों को कब्जा कर लिया था, बहुत लोगों को मार दिया गया था। उस 1 साल की बरसी पर क्या होने वाला है मिडिल ईस्ट में, इस बात को लेकर क्या इसकी तैयारी इजराइल बहुत पहले से कर रहा था कि 7 अक्टूबर को कुछ और बड़ा हो, कोई एक्शन हो, उससे पहले ही आप अटैक ऐसे मोड में करें कि आप सामने वाले को हमले का मौका ना दें? इस्माइल हानिये
का जिस तरह से ईरान के अंदर मारा गया इस्माइल हानिये को, 2 दिन पहले हसन नसरुल्लाह हिजबुल्लाह के चीफ को मार दिया गया, तो ये 7 अक्टूबर से पहले इजराइल अपना काम करके बैठ गया था। क्या बेफिक्र हो गया था? क्या उसे उम्मीद थी कि इस तरह से रिटेलिएशन होगा और इस बार सीधे तौर पर ईरान होगा, जबकि अमेरिका की धमकी थी ईरान को लेकर उसके बावजूद? मकसूद देखिए, ईरान को इस बात का कहीं ना कहीं एक धोखा हुआ है। वो इस बात को मान करके बैठा था कि ऐसे में जबकि उसने रिटेलिएट नहीं किया है, तो जब इस्माइल हानिया की घटना हो गई है और रिटेलिएट नहीं किया है, तो इसका अर्थ सीधा है कि वेस्ट जो है कहीं ना कहीं एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट के लिए तैयार है, जिसके तहत अगर ईरान एक्शन में नहीं आता है तो कम से कम ईरान के ऊपर एक्शन नहीं होगा और हसन नसरल्लाह जैसे व्यक्ति के ऊपर सीधा एक्शन नहीं होगा जो ईरान के द्वारा संरक्षित था। लेकिन पहले तो हसन नसरल्लाह को एलिमिनेट किया गया, और वो कैसे किया गया? ये मानकर चला जा रहा है कि ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का ही कोई सदस्य था जिसने वो खुफिया जानकारी दी थी, और उस जानकारी के तहत ही हसन नसरल्लाह की मौत हुई। ये जानकारी कि वो उस वक्त उस बिल्डिंग में, उसके बंकर में मौजूद था। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि जब ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड के मेंबर का नाम आने लगा तो ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर को छुपाया, और खामनेनी आज कहाँ है, वो किस तरह से छुप करके अपनी बातें कह रहे हैं, सब जान रहे हैं। ईरान के लिए ऐसा लगा कि अब उसके लिए एक्शन लेना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि उसे एक बात का डर हो गया है कि कहीं इजरायलियों ने उनके अपने सिक्योरिटी नेटवर्क में इन्फिल्ट्रेट कर लिया है और बहुत ही ज्यादा बड़ा खतरा हो गया है। तो वो अब पीछे हटने के बजाय एक्शन कर सकते हैं। इस तरह की बातें आ रही थी, अंदेशा इस बात का था कि वो सीधे एक्शन में आ सकते हैं, और ऐसा लगता है कि ईरान ने एक्शन शुरू कर दिया है। अगर वो ओन अप कर लेते हैं तो मान लिया जाए कि ईरान बनाम इजराइल की जो लड़ाई है वो केवल ईरान बनाम इजराइल नहीं होगी, बल्कि वो और बड़ी लड़ाई हो जाएगी जिसमें कि दुनिया के कई महाशक्तियां इन्वॉल्व हो सकती हैं। फिलहाल तो अमेरिका का क्या, किस तरह से एक्शन है? क्योंकि जो बाइडेन का जो बयान आया है कि हम इजराइल की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो इसे कैसे हम देखें? और क्या ईरान को अब तक जो समर्थन मिल रहा था, क्या वो समर्थन आगे मिलेगा? और अगर ऐसा होता है तो, क्योंकि एक अघोषित समर्थन की बात हमेशा से सामने आती रही है। जैसे यूक्रेन में जो ड्रोन काम कर रहे हैं रशिया के लिए, वो ईरान निर्मित ड्रोन हैं। चाइना के भी कहीं ना कहीं एक रजामंदी उसके साथ खड़ी नजर आती है। तो क्या महाशक्तियों का टकराव होगा? देखिए, जो पश्चिम एशिया में चल रहा है मकसूद, वो प्रॉक्सी वॉर चल रहा है। आप जानते हैं कि जो सामने आपको किरदार दिख रहे हैं, दरअसल वो मुख्य किरदार नहीं है। मुख्य किरदार तो कोई और, जैसे कि अभी तक हमास या हिजबुल्लाह या फिर हुतीस की बात होती थी तो पीछे सबको ईरान का चेहरा दिखाई पड़ता था। ठीक उसी प्रकार इजराइल जब इस तरह से एक्शन ले रहा है और वो लगातार एक्शन ले रहा है, तो उसके पीछे अमेरिका का चेहरा लोगों को स्पष्ट दिखाई पड़ता है। अगर ये वॉर बढ़ता है, इस तरह की सजेशन आप भी दे रहे हैं, तो फिर इसके बाद इसका मतलब ये हो जाता है कि वो जो चेहरे हैं और वो जो पर्दा है वो हट जाएगा, और फिर एक सीधी लड़ाई जो है वो महाशक्तियों के बीच हो जाएगी। आप जानते हैं कि नेटो की मदद से ही आखिरकार रूस के खिलाफ यूक्रेन लड़ रहा है। ऐसा तो है नहीं कि यूक्रेन में इतनी ताकत है कि वो रूस के सामने इतने दिन तक होल्ड आउट कर सकता है, खड़ा रह सकता है। तो ये जो प्रॉक्सी वॉर का सिलसिला है, ये शांति को कायम रखते हुए किसी एक क्षेत्र में युद्ध के चलने के बावजूद कायम रखने का एक तरीका है। लेकिन अगर ये पर्दा हट जाए, अगर ये प्रॉक्सी वॉर का सिलसिला हट जाए, तो आप कल्पना करें कि अगर महाशक्तियां आमने सामने हो जाएं, तो दुनिया किस तरफ जा रही है। ये तो केवल उस क्षेत्र पर नहीं, बल्कि भारत जैसे देशों को दुनिया भर में प्रभावित करेगा, क्योंकि तेल के दाम और दूसरी चीजों के दाम जिस तरह से भागेंगे, जिस तरह की अव्यवस्था दुनिया भर में फैलेगी, उसके लिए तो दुनिया इस वक्त तैयार नहीं है। लिहाजा बहुत बार सोचना पड़ेगा महाशक्तियों को आमने सामने आने के लिए, क्योंकि अगर अमेरिका स्पष्ट रूप से इजराइल के साथ खड़ा होगा तो ईरान के साथ रूस और चाइना भी सामने आएगा। आपने बता ही दिया है कि जो हथियार बनते हैं ईरान में वो दिखाई पड़ते हैं यूक्रेन में। तो इस तरह की अगर बातें हो जाती हैं तो फिर तो ये तृतीय वर्ल्ड वॉर की तरफ जाएगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि अभी वहां तक जाने की जरूरत नहीं है, उसके पहले ही सेंस प्रिवेल करेगा, क्योंकि इसमें तो म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन होता है, ये मैड होता है, यानी कि ये पागलपन होगा जिसमें कि म्यूचुअली। संजीव बने रहेगा हमारे साथ यूके देवनाथ, डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं।
सर, जिस तरह से खबरें इस वक्त आ रही हैं, इजराइल पर ईरान की तरफ से 100 से ज्यादा मिसाइल से हमला किया गया है। क्या हो रहा है इस वक्त मिडिल ईस्ट में, ऐसे वक्त में जबकि अमेरिका साफ कर चुका है ईरान को इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे? जी हाँ, अगर ये युद्ध इसी तरह से बढ़ता रहा तो हमें वो दिन याद रखना पड़ेगा जैसा कि अप्रैल के महीने में हुआ था। अप्रैल के महीने में ईरान ने 300 से ज्यादा मिसाइलों से, ड्रोन से और रॉकेट से हमला कर दिया था और उस हमले के बाद दुनिया के जितने देश थे सब जगह अफरा तफरी फैल गई थी। लेकिन उस वक्त अमेरिका की जो एयर डिफेंस फोर्सेस थी पर्शियन गल्फ में, वो बहुत ही अलर्ट थी और उन्होंने ज्यादातर रॉकेट्स को तो, ईरानी रॉकेट्स, ड्रोन्स और मिसाइल्स को तो पर्शियन गल्फ, कुवैत के आसमान में और सऊदी अरब के आसमान में ही रोक लिया था। तो अब देखना ये पड़ेगा कि इस बार ईरान के इस हमले का क्या जमीनी स्तर पर इजराइल पर क्या फर्क पड़ता है। एक और चीज जो समझनी पड़ेगी वो है कि ईरान की जो पेट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल है, ईरान की जो आयरन डोम मिसाइल सिस्टम है, वो टर्मिनल फेज पे इतने ज्यादा इफेक्टिव होते हैं कि मुश्किल से 1, 2 या 3 रॉकेट जो हैं वो जमीन पर जाकर फटते हैं। तो पिछली बार भी इजराइल ने दावा किया था कि जमीनी लेवल पर उनको कोई खास नुकसान नहीं हुआ। जी, क्या ईरान की तरफ से यह हमला एक्सपेक्टेड था या फिर ईरान इस सिचुएशन में फंस गया था? पहले इस्माइल हानिये को ईरान के अंदर मार दिया जाना और उसके बाद हाल ही में नसरुल्लाह जो कि हिजबुल्लाह का चीफ था उसको जिस तरह से आईडीएफ ने अटैक कर मारा, और जिस तरह का दबाव ईरान पर था, ये एक्सपेक्टेड था ईरान की तरफ से, या फिर ईरान दरअसल अब बच नहीं सकता था, इस वॉर में खुद को जाने से रोक पाने में अब सक्षम नहीं था, उसे एंट्री करनी ही थी इस वॉर में? ईरान के ऊपर बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल दबाव था। हमें समझना पड़ेगा कि जब इजराइल ने हमास को प्राय 90% से ज्यादा नष्ट कर दिया गजा के ऊपर, और उसके बाद जब आईडीएफ की जो फौजें हैं, इजराइल डिफेंस फोर्स की जो 3 कॉलम है, 30,000 से ज्यादा यानी 3 डिवीजन जो है, जब उत्तर की तरफ कूच कर गई और ब्लू लाइन क्रॉस करके लिटानी रिवर की तरफ चली गई, तो लेबनान में जो हिजबुल्लाह की टुकड़ियां हैं उनसे बहुत ज्यादा दबाव आ रहा था ईरान के ऊपर कि ईरान भी कुछ करके दिखाए। इसमें एक एडेड फैक्टर ये हो गया कि इजराइल ने परसों हुती विद्रोहियों के ऊपर यमन में भी हमला कर दिया। तो ईरान को लगा कि अब शायद इजराइल के ऊपर एक हमला करना ही पड़ेगा। देखिए, ईरान ने सारे ओआईसी के देशों को निमंत्रण दिया था कि वह भी इस युद्ध में सामने आए, लेकिन ओआईसी का कोई भी देश ईरान के समर्थन में युद्ध करने, इजराइल से युद्ध करने सामने नहीं आया। तो ईरान को अपनी साख बचाने के लिए, खासतौर से शिया देशों में अपने को जो लीडरशिप पोजीशन है उसको बरकरार रखने के लिए ये कदम लेना पड़ा। ये थोड़ा इसमें ईगो है, थोड़ा दम है, थोड़ा शायद स्ट्रेटेजिक मिस। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, आप नजरें बना के अपडेट के लिए आपसे फिर बात होगी। बहुत शुक्रिया।